डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स एक फिगर बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं। यहाँ पर दो द्विध्रुव लेते हैं, एक द्विध्रुव लेते हैं जो माइनस के क्यू तथा प्लस के क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ध्रुव हो जाएंगे, ये माइनस के क्यू आवेश है, इस पर ये प्लस के क्यू आवेश रखा है। बिंदु ए पर माइनस के क्यू और बिंदु बी पर प्लस के क्यू आवेश रखा है। यहाँ से हमें किसी बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें बताना है कि निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय रेखा क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों आवेशों के द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु या द्विध्रुव बिंदु के बीच तथा और इसके अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है वो निरक्ष कहलाती है। तथा ये हेडिंग या ये टॉपिक इस प्रकार भी आ सकता है कि द्विध्रुव के विषुवतीय तल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होगा विषुवतीय तल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तल में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वो बिंदु M पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु M लेते हैं, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु A से M तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये A हो गया, ये R हो गई, तो इसकी दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगी। सेम इसकी दूरी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये है प्लस के क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र ये लगेगा विद्युत क्षेत्र, और फिर इसका वियोजन करेंगे। इनका वियोजन करने पर इसके ये जो है लंबवत घटक E प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और इसके E प्लस के समांतर घटक जो है वो E प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये किसी थीटा एंगल पर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, और ये भी थीटा हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स एकांतर कोण बन जाएंगे, ये संगत कोण हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और मैंने आपको बताया था कि माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर ये E माइनस है जो अंदर की ओर है, फिर हम इसका भी वियोजन करेंगे। तो इसका वियोजन करने के लिए हमें E माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर ये E माइनस होगा जो मतलब नेगेटिव आवेश के कारण है, E माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, और E माइनस कॉस थीटा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ E माइनस कॉस थीटा होगा। इसके जो समांतर घटक है इसके E माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसके जो लंबवत घटक है E माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस के क्यू या प्लस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या पहले दूरी लिखते हैं। प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु A से M तक की दूरी, बिंदु A से M तक की दूरी AM इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु B से M तक की दूरी, बिंदु B से M तक की दूरी, ये भी BM इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमें दूरी पता है, जो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे इसकी दूरी। तो और डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि प्लस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्लस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, हम विद्युत क्षेत्र क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E प्लस, हम डियर स्टूडेंट्स इसका रिजल्टेंट लेंगे, परमाण लेंगे, E प्लस इक्वल टू 1/4πε0। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम है उस निर्वात अथवा वायु में रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4πε0 प्लस के क्यू अपॉन bm स्क्वायर या अर्थात दूरी जिसे हम लिख देंगे ये, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे क्या लिख देंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन को हम बी एम वेक्टर के अनुदेश होती है, बी एम वेक्टर के अनुदेश होगी इसकी दिशा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका परिणाम देते हैं तो इसकी दिशा को बताना जरूरी होता है, इसकी दिशा हमें लिखनी पड़ेगी कि किधर से किधर की ओर होती है। इसी प्रकार से माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E नेगेटिव इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका परमाण ले रहे हैं, तो Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे होल वर्ग। डियर स्टूडेंट्स, अब ये रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन एम से ए की ओर हो जाएगी, अर्थात एम ए वेक्टर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अब क्या पता चलता है, इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, इसे हम समीकरण 2 लिख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E प्लस इक्वल टू E माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, 1/4πε0, ये दोनों रिजल्टेंट जो इक्वल आ रहे हैं, तो इसके कारण ये इक्वल हो जाएंगे इनके परमाण, क्योंकि ये डायरेक्शन में तो विपरीत होते हैं लेकिन रिजल्टेंट में अर्थात परमाण में बराबर होते हैं। अब हम इनका वियोजन करते हैं, तो मैंने आपको वियोजन पहले बता दिया है कि इसका वियोजन करने पर ये किस प्रकार से होते हैं। जब इनका वियोजन करते हैं तो इसके जो लंबवत घटक हैं, विद्युत क्षेत्र के जो लंबवत घटक हैं, वे विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि इसके जो समांतर घटक हैं वो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसके समांतर घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समीकरण 3 डाल लो इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, E निरक्षीय लिख देंगे इसे, E निरक्षीय इक्वल टू E प्लस E माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, परंतु इसके जो घटक हैं वो लिख दिए जाएंगे, अर्थात ऐसे लिख लो इसे कि
ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है तो माइनस के पी कैप आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। अब समीकरण तीन से क्या हो जाएगा, ये ई प्लस ई माइनस को हम ई प्लस लिख देंगे क्योंकि इक्वल हैं, तो 2e cos थीटा हो जाएगा इक्वल ई निरक्षीय इक्वल 2e प्लस cos थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस पी कैप ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये निरक्षीय स्थिति में इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई प्लस की वैल्यू लिखेंगे, तो ई निरक्षीय इक्वल टू 2 अपॉन ई प्लस की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 2 ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस की कॉस थीटा माइनस की पी कैप, कॉस थीटा पी कैप लिख लो, माइनस को यहाँ लगा दो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा की हम इससे हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज AOM लेते हैं, त्रिभुज AOM लेते हैं, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा की वैल्यू AO अपॉन AM हो जाएगी क्योंकि आधार बट्टे कर्ण होता है cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू AO अपॉन AM इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स साथ ही साथ नोट करते जाना है और आप साथ ही साथ नोट करते जाना है और डियर स्टूडेंट नोट्स बनाते जाना है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स गेन होंगे यदि मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। डियर स्टूडेंट्स आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया, यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ई निरक्षीय इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, तो A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप, यहाँ नेगेटिव चिन्ह। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गई। अब ई निरक्षीय इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 और A 2A ये हो जाएगा और P कैप ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एक ये हो गया और 1/2 ये हो गए, तो 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 पावर हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इन अच्छी स्थिति में होता है। इसके आगे डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि Q इंटू 2A पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर होता है, वो हम पढ़ा चुके हैं वैद्युत द्रव्यागुण। तो डियर स्टूडेंट्स ई निरक्षीय इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर 3/2। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं
कि ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स पहले इसके करते हैं कि यदि हम जानते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ए स्क्वायर की तुलना में, या आर की वैल्यू ए की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप मेहनत करते जाइए और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आर स्क्वायर की वैल्यू या आर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है ए की तुलना में, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ देंगे, आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ई निरक्षीय इक्वल टू माइनस के 1/4πε0 पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इसे हम छोड़ देंगे की पावर 3/2। डियर स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यू बचेगा, तो माइनस के 1/4πε0 पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये सदिश रूप हो गया, ये सदिश रूप हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका परिमाण लेते हैं, तो ई निरक्षीय, इसमें जहां पर सदिश है उसमें सदिश लगा लेना डियर स्टूडेंट्स। यहां तक ये परिणाम था, यहां से ये लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, ए निरक्षीय स्थिति में इसका हम परिमाण लिख रहे हैं, तो 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू। ये डियर स्टूडेंट्स आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र हो गया। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकल के आया है, ई निरक्षीय इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, और अक्षीय स्थिति में आपका निकल के आया था ई अक्षीय इक्वल टू 1/4πε0 पी 2p अपॉन आर क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, यहां से हम एक रिलेशन निकालते हैं ई अक्षीय और ई निरक्षीय के मध्य। तो डियर स्टूडेंट्स, ई निरक्षीय और ई अक्षीय के मध्य एक रिलेशन निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको एग्जाम टाइम पे याद करने का या रिवीजन करने का। इस वजह से आप नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। पहली शुरुआत में जो मैंने 2-3 वीडियो डाली थी उसमें वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई थी, बट अब मैंने उसमें भी पीडीएफ डाल दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ डाल देता हूँ, तो आप ऐसा ना करना कि पीडीएफ की फोटोकॉपी आप निकलवा रहे हैं। पीडीएफ को अपने हाथों से लिखें तो और अच्छा बेटर होगा, क्योंकि जिससे आप एक बार करोगे और फिर बार बार करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज को हम बार बार करते हैं, किसी चीज को हम जब बार बार करते हैं तो वो ऑटोमेटिक याद होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा जो मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ उस पर कॉपी पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ी देर में आप डेरिवेशन को क्लियर कर दोगे और आपको डेरिवेशन अच्छी तरीका से आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में संबंध। डियर स्टूडेंट्स, द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में हम संबंध बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, हमारा अक्षीय स्थिति में ई अक्षीय इक्वल टू
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, 1/4πε0 2p/r3। समीकरण ए। डियर स्टूडेंट्स, और ई निरक्षीय स्थिति में अभी मैंने आपको निकाली है कि ई निरक्षीय स्थिति में क्या निकलती है, 1/4πε0 p/r3। समीकरण दो। समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे देते हैं, तो ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय इक्वल टू 1/4πε0 2p/r3 अपॉन 1/4πε0 p/r3। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/4πε0 कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ई निरक्षीय इक्वल टू 2, डियर स्टूडेंट्स, ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसे इधर पहुंचा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ई अक्षीय इक्वल टू 2 ई निरक्षीय, निरक्ष पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हमें क्या प्राप्त हुआ, इसे हमें प्राप्त हुआ कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रिलेशन एग्जाम में पूछने आ जाता है, और सब मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये डेरिवेशन। ये डेरिवेशन, और इससे पहले जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया था लास्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन अक्सर कर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जब मैं 12th क्लास में था, अर्थात मैं जब इंटरमीडिएट में था, तो जब मैंने इसका एग्जाम दिया तब मेरे एग्जाम में यही डेरिवेशन आया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर करने, इन दोनों डेरिवेशन को, क्योंकि शायद इस बार आपको डेरिवेशन ये पूछ लिए जाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो सब मटेरियल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं आपको दे रहा हूं, इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, इसमें से ही आपका सब कुछ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरे पर फोकस करो, मैं आपको जो करा रहा हूं वो करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में। जो मैंने आपसे वादा किया है वो वादा मैं निभा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आप भी मेरे लिए बहुत मेहनत कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिलेशन निकल के आ गया। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। इसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स एक आकृति बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बलागुण। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक आकृति बनाते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं जो पी वेक्टर, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो पी वेक्टर होता है। तो हम एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस के क्यू तथा प्लस के क्यू आवेश से मिलकर बनाए लेते हैं, और ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा हुआ है जो थीटा कोण पर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस के क्यू आवेश से प्लस के क्यू आवेश, और मैंने आपको बता दिया है कि इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस के क्यू आवेश से प्लस के क्यू आवेश की ओर
होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक द्विध्रुव है, इसकी दूरी 2a है और इस पर प्लस के q आवेश पर एक बल कार्य करता है जो क्षेत्र की दिशा में होता है, वो QE होता है। और इसके विपरीत डायरेक्शन में माइनस के q आवेश के कारण एक बल लगता है जो दिशा में तो विपरीत होता है बट परिमाण में बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बल है इस निकाय पर एक आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो एक बलयुग्म आघूर्ण का ये निर्माण करते हैं जो इसे क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और इन बलों की क्रिया रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये एक लंब डालते हैं और ये कोई बिंदु ले लेते हैं जो हम O मान के चलते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम A और B कोई बिंदु ले लेते हैं, A और B। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो बलागुण है इसे हम टॉ वेक्टर से लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉ वेक्टर का परिमाण क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, इनमें से किसी एक बल का परिमाण या और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम टॉ वेक्टर लिखते हैं। तो इसमें कोई बल लेते हैं F वेक्टर या F परिमाण लेते हैं इनटू इसकी जो दूरी है लंबवत वो OB है, OB। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि टॉ F इक्वल टू F की वैल्यू QE है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉ इक्वल टू QE इंटू OB समीकरण 1 देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हम इसके लिए अब इस त्रिभुज से हम OB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो त्रिभुज AOB में, तो डियर स्टूडेंट्स, AOB में क्या होता है कि OB साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया OB, कर्ण हो गया AB जो 2a है। तो डियर स्टूडेंट्स, OB इक्वल टू हमने बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उन दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी होती है जो हम 2a लेके चलते हैं। वैसे कई बुक्सों में आपको L भी देखने को मिलेगी, लेकिन हम NCERT बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसमें 2a होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से OB इक्वल टू 2a साइन थीटा हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 से या इसकी OB की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो टॉ इक्वल टू QE, OB इक्वल टू क्या है 2a साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, Q इंटू 2a हमें पता है, टॉ इक्वल टू पहले हम Q इंटू 2a E साइन थीटा। हमें डियर स्टूडेंट पता है कि Q इंटू 2a आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे हम P लिख देंगे। तो टॉ इक्वल टू P E साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉ इक्वल टू P E साइन थीटा आ गया। अब हम, और ये टॉ है जो एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। तो हम इसे सदिश रूप में इस प्रकार लिखेंगे, टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सदिश रूप हो गया। क्या डियर स्टूडेंट्स, हम इसको टॉ वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर प्लस P वेक्टर लिख सकते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं? मैं आपका थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूं, 1 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर योग है, सदिश योग है।
अगर इस प्रकार लिखेंगे, अगर इसे हम चेंज करेंगे तो हम माइनस का साइन आगे ले लेते हैं, तो इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब इसकी दिशाएं जो हम दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, इसकी दिशा के दाएं अंगुष्ठ नियम, इसे हम आपको वैद्युत चुंबकत्व में पढ़ेंगे कि दाएं हाथ का नियम क्या होता है। पहले आप ये देख लीजिए बस कि इसे हम इसकी दिशा निकालेंगे वो दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि ये थीटा इक्वल टू जीरो अर्थात लंबवत स्थिति में, समांतर स्थिति में, प्रति समांतर स्थिति में ये कैसे व्यवहार करता है, इसकी वैल्यू क्या क्या प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि थीटा इक्वल टू जीरो होता है अर्थात ये समांतर रखा होता है विद्युत क्षेत्र के, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यदि ये थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो लग देंगे थीटा की जगह, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो टॉ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अर्थात समांतर स्थिति में ये जीरो हो जाता है, इसकी वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। अब यदि हम डियर स्टूडेंट्स, यदि हम अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या लंबवत लें तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि अब हम थीटा की जगह पे 90 रखेंगे, थीटा इक्वल टू ये फर्स्ट स्थिति हो गई, ये सेकंड हो गई, तो थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो पीई, तो टॉ मैक्सिमम हो जाएगा, तो बलागुण क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वो क्या होगा, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पीई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू पीई आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 90 या लंबवत स्थिति में आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि तो अब यहां से हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो P इक्वल टू टॉ मैक्सिमम, यदि हमें बलागुण पता हो और विद्युत क्षेत्र पता हो तो हम यहाँ से P की वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से एक डेफिनेशन बन के आती है, वो आपको नोट्सों में दे दी है मैंने कि यदि इसे एकांक कर दिया जाता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि यदि इसे एकांक कर दिया जाता है तो P होगा जो इसके अधिकतम बलागुण के बराबर होता है। बस ये इसकी डेफिनेशन थी, वो आपको नोट्सों में लिखी है, वो याद कर लेना आप, और बता दिया है मैंने आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 90 डिग्री पर यदि यही प्रति समांतर हो, यदि तीसरी कंडीशन है यदि ये प्रति समांतर हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं। थीटा कितना लेते हैं, 180 डिग्री। यहाँ पर अब 180 की वैल्यू रख देंगे तो साइन 180 की वैल्यू भी शून्य होती है या जीरो होती है, तो यहाँ से टॉ इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस स्थिति को हम संतुलन अवस्था की अस्थायी स्थिति कहते हैं, अस्थायी स्थिति कहते हैं, और जो फर्स्ट स्थिति थी वो स्थायी स्थिति थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको अब ये बता दी इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, स्थिति क्या होती हैं। तो जो फर्स्ट मैंने बताया था वो स्थायी संतुलन में होता है, और जो सेकंड मैंने बताया था वो अस्थायी, वो सेकंड नहीं सॉरी डिवीजन थर्ड, वो अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी अगली हेडिंग आती है, अब आपकी अगली हेडिंग क्या आती है कि वो क्षेत्रफल सदिश। डियर स्टूडेंट्स, आपका क्षेत्रफल सदिश आता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मैंने आपको एक समान वायव्य क्षेत्र में लगने वाला बलागुण बता दिया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दी, और जो आपके लिए सबसे मोस्ट होने वाली है इस साल के लिए, क्योंकि शायद वहां से क्वेश्चन इस बार आ सकता है, जो 2 डेरिवेशन कराए हैं मैंने उनमें से कोई भी एक डेरिवेशन आपको पूछने को आ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्षेत्रफल सदिश। आपका क्षेत्रफल सदिश क्या होता है।
डियर स्टूडेंट्स, अब आपका अगला टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश हम बताते हैं आपको कि डियर स्टूडेंट्स, कोई पृष्ठ लेते हैं, कोई पृष्ठ, इस पृष्ठ पर जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इस पृष्ठ के तल की लंबवत, इस पृष्ठ के तल की लंबवत, और इस पृष्ठ के तल की जो लंबवत होगा, जो जिसका परिमाण इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। एस वेक्टर यहां से एन के जो इसका एकांक सदिश होगा या अवलंब सदिश होगा, इसे एस वेक्टर लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एस वेक्टर इक्वल टू एस एन कैप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एन कैप इस अवलंब सदिश की ओर एकांक सदिश है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि आपको एन कैप बता दिया, एस क्षेत्रफल है, तो ये इक्वल हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो यहाँ आपका क्षेत्रफल सदिश फिनिश हुआ। यही था आपका क्षेत्रफल सदिश। के क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? एकांक किसी पृष्ठ के अवलंबवत खींचा गया वह सदिश जिसका परिमाण इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशंस थी, वो आप नोट्सों में से याद कर लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आता है आपका वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। कि एकांक मतलब क्षेत्रफल कोई पृष्ठ से अवलंबवत गुजरने वाली, कोई किसी पृष्ठ से अवलंबवत, ऐसे लेते हैं हम, किसी पृष्ठ लेते हैं, कोई पृष्ठ, इससे अवलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो इससे अवलंबवत गुजर रही है कोई पृष्ठ से, चाहे पृष्ठ ऐसे रखा है, मान के चलो ये है, ये पृष्ठ है, यदि इस पर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, यदि इस पर से इसके परपेंडिकुलर या लंबवत होंगी, जो इसके पृष्ठ की लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या ऐसे रखा हो तो इधर से जो इसके जो परपेंडिकुलर जो वो निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, तो वो टोटल होगा, वो वहां पर वैद्युत फ्लक्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, या हम एक प्रकार से और डिसाइड कर, या एक प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश, मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल के सदिश गुणन के बराबर, डियर स्टूडेंट्स, अदिश गुणन के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम एक और प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश होता है वो ई वेक्टर तथा डेल्टा एस वेक्टर या एस वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है, वो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, फाई ई, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि इसके अदिश गुणन के बराबर होता है, तो ई डॉट डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा एस किसी पृष्ठ का एक सूक्ष्म अवयव लेके चलते हैं, तो ई डेल्टा एस हो जाएगा। यहाँ तो फाई ई वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो फाई डॉट, सॉरी डियर स्टूडेंट, डेल्टा एस वेक्टर की दिशा में खींचे गए क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस वेक्टर फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। यहाँ सदिश गुणन है, ये अदिश गुणन है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये अदिश गुणन है। तो वैद्युत क्षेत्र में तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अब फाई ई इक्वल टू ई
डेल्टा एस जब अदिश गुणन होता है तो कॉस थीटा लगाते हैं, यदि सदिश गुणन होता है तो इसे हम क्या लगाते हैं, इसे हम इसे वेक्टर लिखते हैं, इसे हम साइन थीटा लगाते हैं। यदि सदिश गुणन होता, क्रॉस वेक्टर होता तो हम सदिश उसके लिए साइन थीटा लगाते हैं। अब यहाँ डॉट गुणन है या अदिश गुणन है तो इसके लिए हम cos थीटा लगाते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, या इसे एक और इसे डेल्टा एस आगे लिख के cos थीटा लिख सकते हैं। भाई इक्वल टू इसमें डेल्टा एस ई cos थीटा। ई cos थीटा होता है जो विद्युत क्षेत्र का एक घटक होता है। ई cos थीटा हो जाएगा जो विद्युत क्षेत्र का एक घटक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या धीमा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या धीमा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका विद्युत फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, थीटा विद्युत क्षेत्र तथा थीटा यहाँ क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस के मध्य का कोण है, एंगल है मध्य का। जैसे ऐसे ये समझ लो, यहाँ एस हो तो इसके मध्य कोण है दोनों का, ई वेक्टर और एस वेक्टर का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी आकृति हम बनाते हैं तो ऐसे ले लेते हैं, ये डेल्टा एस हो गया, ये ई वेक्टर हो गया और ये थीटा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी आकृति हो गई कि इसे किस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स में मैंने आपको थीटा बता दिया, ई cos थीटा इसका घटक होता है वो बता दिया। अब विद्युत फ्लक्स एक मैंने बता दिया कि एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हम निकालते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे अगर आपको याद ना रहे तो ये सूत्र याद होगा। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि ई वेक्टर का विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलाम होता है और डेल्टा एस का मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, याद आपको ये भी याद ना रहे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी अब भीमीय सूत्र भी इससे निकाल सकते हैं। तो भीमीय सूत्र को हम वैसे भी याद रखेंगे कि एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर नहीं, एम एल क्यू टी माइनस क्यू ए माइनस 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि ई वेक्टर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, डेल्टा एस वेक्टर मीटर स्क्वायर होता है या एल होता है लंबाई स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एफ बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2 मैंने आपको बताया था, क्यू का ए टी हो जाएगा और डियर स्टूडेंट्स एल स्क्वायर का जो लंबाई है तो उसका वो एल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे एल स्क्वायर व्यक्त करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एम एल एक एल ये रही, एक दो ये रही, एल क्यू टी माइनस 2 यू ऊपर पहुंच के -1 तो -2 -1 -3 टी माइनस क्यू और डियर स्टूडेंट्स ए माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सूत्र याद है, फाई ई इक्वल टू वेक्टर डॉट एस डेल्टा एस वेक्टर। तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, आप इससे विमीय सूत्र निकाल सकते हो, इससे आप इसका मात्रक निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से और एक और मात्रक होते हैं जो सीजीएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है डियर स्टूडेंट्स। और अब मैक्सवेल होता है एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में ये हो ही गया एन इंटू मीटर उसके प्रति कूलाम, और इसका एसआई पद्धति में मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है। या इसे हम एक और लिख सकते हैं जूल इंटू मीटर पर कूलाम। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो हम इससे लिखते हैं, इससे एफ जूल अपॉन कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जूल इंटू मीटर
उसके बाद इसे F/T वो आएगा, तो यहाँ से इसे ऐसे ही याद रखो, जूल इंटू मीटर पर कूलम, उसके वैसे ये निकल के इससे ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये वैद्युत फ्लक्स फिनिश हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, आपका जो वैद्युत फ्लक्स है E डेल्टा एस कॉस थीटा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अलग अलग एंगल पे क्या होगा। इसके एंगल्स अलग अलग हैं, यदि लंबवत है, किसी पृष्ठ के समांतर है, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होंगी, कैसे डिफाइन करेंगे इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसको आप याद करते जाना है और नोट्स बनाते जाने हैं साथ साथ। डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र, यदि कोई फर्स्ट कंडीशन है, यदि थीटा इक्वल टू जीरो हो, यदि थीटा इक्वल टू जीरो हो, तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा, फाई ई इक्वल टू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस हो जाएगा, ई डेल्टा एस हो जाएगा, जो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर फाई ई इक्वल टू ई डेल्टा, फाई ई मैक्सिमम होगा ये, तो ई डेल्टा एस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट कंडीशन थी। यदि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, मतलब यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये मैक्सिमम होगा। मैं ये डियर स्टूडेंट्स ये ना समझें कि यहाँ जीरो आ रहा है तो समांतर बोलें, समांतर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको चित्र से देखो, मैंने बोला है कि यदि कोई पृष्ठ रखा है विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर, ये पृष्ठ हो गया जब ये ई डेल्टा एस, जब ये डियर स्टूडेंट, जब ये विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो डेल्टा एस और ई के मध्य कोण कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आपके न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, क्योंकि आपको पृष्ठ के अकॉर्डिंग आपको एंगल दे देगा और आप उसके अकॉर्डिंग एंगल ना रख के आप डेल्टा एस के अकॉर्डिंग एंगल लिख देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा एस के अकॉर्डिंग एंगल दे रहा है या पृष्ठ के अकॉर्डिंग एंगल दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जब ई वेक्टर जब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब डेल्टा एस वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो एंगल जीरो हो जाएगा। तब इसका फाई मैक्सिमम बन जाएगा, अधिकतम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी विद्युत फ्लक्स की, और वो ई डेल्टा एस होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी सेकंड कंडीशन आती है, इसकी सेकंड कंडीशन आती है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर cos थीटा है तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है डेल्टा एस ई, जब ये पृष्ठ के समान, जब ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो जाएगा, या विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के समांतर हो जाएगा, तब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब इसे ये ऐसे रखा है, मान के चलो इसे इस पृष्ठ के समांतर रख दूं, ये समांतर रख दो, तो ये एंगल है जो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जिसके कारण फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था, ये जो वैद्युत फ्लक्स की सेकंड कंडीशन थी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड कंडीशन आती है कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र, मतलब अलग अलग असमान है, यदि एक पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर हम, मतलब उसका हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसे निकालने के लिए हम
क्या करते हैं, यदि कोई असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है तो हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसका थर्ड कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स कि यदि कोई पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, यानी पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र है जो समान नहीं है, डिफरेंट है वैद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र डिफरेंट होने के कारण वो मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्र उनके जो क्षेत्रफल है उसको हम भिन्न भिन्न पृष्ठीय क्षेत्रफलों में मान लेते हैं, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 ऐसे करके हम डेल्टा SN इसे हम इस प्रकार से ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से ले लेते हैं। तो अब फाई होगा, जो फाई ई होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इनके बीजगणितीय योग के रूप में प्राप्त हो जाए। इन पर जो पृष्ठों पर जो वैद्युत फ्लक्स लगेगा अलग अलग, उन वैद्युत फ्लक्सों के अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा, जो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 डेट डैश प्लस φn बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू फाई सिग्मा, हम कहते हैं कि मैंने बताया था आपको सिग्मा को हम योग को सिग्मा से कर देते हैं और फाई आई लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ये डेल्टा ऐसे तो यहाँ पर डेल्टा फाई आएगा, तो डेल्टा φ1 φ2 ऐसे हो जाएगा, तो डेल्टा हम योग को सिग्मा से डिनोट कर देंगे और डेल्टा फाई आई, यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि ये जो हो जाएगा ये डेल्टा फाई है, अब हम ये हो गया, अब मैंने बताया था कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा, यहाँ ई आई लिख लो, यहाँ डेल्टा एस आई, क्योंकि अलग अलग है, विद्युत क्षेत्र अलग अलग भी होगा क्योंकि असमान वैद्युत क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ ई आई डेल्टा एस आई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया। अब यदि डियर स्टूडेंट्स डेल्टा एस आई टेंस टू 0 है तो इसमें नंबरों की संख्या मतलब n की संख्या n टेंस टू अनंत की ओर अग्रसर होगी। यहाँ यदि डेल्टा एस आई टेंस टू 0 है तो n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस सिग्मा को समाकलन में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस सिग्मा को समाकलन में प्रतिस्थापित कर देते हैं और ई आई वेक्टर डॉट डेल्टा एस आई वेक्टर हम लिख देते हैं। ये तो हो गया पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यदि कोई बंद पृष्ठ है, बंद आकृति का है, बंद आकृति हो तो यदि कोई पृष्ठ बंद आकृति हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें ये बना देते हैं, तो ये आ जाएगा फिर हमारा बंद आकृति के लिए वैद्युत फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको वो बता ही दिया कि ये कैसे कैसे आता है, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स के मात्रक बता दिए और विमीय सूत्र बता दिया क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स आपको जो मैं मात्रक और विमीय सूत्र बताता हूँ वो आपको 1 नंबर में पूछने को आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप मात्रक और विमीय सूत्रों को क्लियर करके रखना है, एक एक विमीय सूत्र आपको याद होना है, एक भी नंबर आपके फिजिक्स में नहीं कटने चाहिए यदि आप उम्मीद रखते हो 95 प्लस मार्क्स से अधिक की। तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ना कि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके बढ़ते जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम होते जाएंगे। फिर यदि आप 1 नंबर की तरफ ध्यान ना दोगे, आप कहेंगे मैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन करूंगा, 1 नंबर का याद नहीं करूंगा, तो क्या होगा कि ऐसे से आपके एक एक नंबर मत करना और आपके नंबर कम हो जाएंगे और फिर मुझसे मत कहना कि सर ने जो बोला था वो नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको करना है, सब कुछ बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। डियर स्टूडेंट्स अब शायद हम आपकी क्लास हमारी क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, लेकिन हम इससे पहले कुछ बताते हैं आपको कि यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत बाहर निकल रही हैं, यदि कोई पृष्ठ लेके चलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वैद्युत फ्लक्स हमेशा धनात्मक होगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि बाहर निकल रही हैं, डियर स्टूडेंट्स आप एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं तो आपका
आपके एयरफोर्स या एनडीए नेवी के एग्जामों के लिए मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 12th इंटरमीडिएट को आप ढंग से करके जाते हो, अच्छे तरीके से करके जाते हो और मेरे नोट्सों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हो, तो आप जो एयरफोर्स नेवी एनडीए का जो एग्जाम दोगे तो उसमें उसके लिए मेरे नोट्स बहुत सफिशिएंट हैं, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट क्लियर करा के चल रहा हूँ, इस वजह से ही कि आप एयरफोर्स में भी अच्छे मार्क लेके आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको चैप्टर के खत्म होने के बाद करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ निकल रही हो तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जा रही हो तो विद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। बस डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, क्योंकि हमारी क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर अब हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।